हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर से रिलेटेड कवर करने वाले हैं इस लेसन को। अब देखिए, एग्रीकल्चर अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी कंट्री है ना, वो आज के टाइम से नहीं बल्कि एंशियंट टाइम से एग्रीकल्चर को फॉलो करते रही है। आपको ये बात जान के थोड़ी बहुत हैरानी हो सकती है कि जब ये कोविड-19 आया था, हर एक सेक्टर माइनस में था सिवाय एग्रीकल्चर के। तो क्या खास बात है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों को कवर अप करने वाले। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। शुरुआत करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन के साथ। सो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, ये बात हर कोई जानता है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कि 2/3 इतनी पॉपुलेशन तो सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, जैसा कि हम जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो एग्रीकल्चर है वो फर्स्ट में आता है, विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। ठीक है, बेसिकली नेचर से रिलेटेड ही बात हो रही है। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि फूड्स के अलावा भी बच्चों ये वेरियस इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता है। सो ये तो हो गया एक एग्रीकल्चर के बारे में। सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की, सो देखिए क्या बात की गई है। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। ओवर दिस ईयर cultivation method have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-culture practices। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि जैसे जैसे ह्यूमंस की डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हर एक सेक्टर के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और ये सारा पॉसिबल हो पा रहा है बच्चों एक तरीके से आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से जो ग्रो होती जा रही है। पहले के समय जो एग्रीकल्चर हो रहा था वो ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा था। आज के समय आप एग्रीकल्चर देखोगे तो उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन कुछ ज्यादा ही आ गया, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप्स एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिसेस। अब वो कौन कौन सी है? मेजरली बच्चों में 3 टाइप की देखने को मिलेगी। नंबर 1 की अगर बात की जाए तो वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है बच्चों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और थर्ड है कमर्शियल। एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अब ये वाली जो फार्मिंग है ना वो एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। आज भी ये डिफरेंट रीजन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड। बस फर्क सिर्फ इतना है इसकी से अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटे लैंड पे ये की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स जो होते हैं इसके लिए लाइक हो गया, दाव हो गया, डिगिंग स्टिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनकी इमेजेस है, आपको इससे आइडिया भी मिल जाएगा। सारे के सारे ऐसे लग रहा है कि ओल्ड टाइप के टूल्स है जिनका जो यूजेस है वो एक तरीके से मैनुअली तरीके से किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो दैट इज व्हाई इसे अदर नेम से भी जाना जाता है। आप कह सकते हो झूमिंग, जिसे हम कह सकते हैं कि स्लैश एंड बर्न। इसमें होता क्या है मेजरली बच्चों, जब कोई क्रॉप उगाई जाती है ना एक तरीके से, तो उसका जो ऊपर का पार्ट है वो कट कर लिया जाता है, जो रेस्ट है उसे जला दिया जाता है। सो दैट इज व्हाई इसे स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। और यही नहीं बच्चों, एग्जामिनर आपसे इसके ऑल्टरनेटिव नेम भी पूछ सकता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड जैसे मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, वेनेजुला में इसे कोनुको के नाम से, उसी तरह ब्राजील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मजोल, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। अब ये तो हो गया वर्ल्ड वाइड। अगर हम इंडिया की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर बच्चों इसे भी अलग अलग नेम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल एमपी की बात ले लेते हैं, मध्य प्रदेश, तो इसे बेवार और दाहिया के नाम से जाना जाता है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा, पामा डाबी और कोमान ओन ब्रिंगा, इसे उड़ीसा के नाम से जाना, उड़ीसा में इस नाम से जाना जाता है। कुमारी वेस्टर्न घाट में जो साउथ साइड में है, वोल्रे और वोल्ट्रे इसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल हिमालय बेल्ट में, कुरुवा झारखंड और झूमिंग
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो इनके नाम आप याद रखना, फैक्ट बेस्ड है, इसलिए हो सकता है कि स्पेशली एमसीक्यू मोड में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहले भी पूछा गया है कि मिल्पा ये किस कंट्री में इसे जूमिंग को जाना जाता है, तो वो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। सेकंड है बच्चों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया वेयर देयर इज अ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यानी कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा वहां पर ये की जाती है। इरिगेशन एंड बायोकेमिकल इनपुट आर यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इरिगेशन यानी कि पानी की और बायोकेमिकल। दिस मेथड इज कॉमनली डन वेयर लेस लैंड होल्डिंग इज अवेलेबल, जहां पे भूमि कम होते हैं वहां पे ज्यादातर इनका यूज भी किया जाता है। तीसरी है बच्चों कमर्शियल, नाम से पता चल रहा है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन यूजिंग हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट, फॉर एग्जांपल बायोकेमिकल फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, कीटनाशक दवाइयां, इसके अलावा HYV सीड्स हो गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। प्लांटेशन आल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इसके अलावा इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एरिया, सो दैट इज वाई इसे कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल इसके अलग से भी अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स में, ठीक है। तो ये तो 3 टाइप हो गए मेजरली। इसके बाद अगर हम बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की इंडिया के अंदर सीजन वाइज, तो आपको वो भी 3 टाइप का ही देखने को मिलेगा। नंबर 1 है रबी, और सेकंड है खरीफ, और थर्ड है ज़ैद सीजन, ठीक है। अगर बात की जाए बच्चों इनके फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी जो क्रॉप है वो उगाई जाती है, सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम रबी की बात करते हैं, तो अगर इसके उगाने की टाइम आए तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती है, और कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग होती है इसकी अप्रैल से जून के बीच में। इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है बच्चों, जैसे वीट हो गया, बैरले, पीस, मस्टर्ड, तो ये कुछ ऐसी क्रॉप है, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और जो मेजर प्रोड्यूसर है वो कौन कौन से स्टेट है, यूपी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, सारे नेबर स्टेट है, ठीक है। खरीफ की बात की जाए तो बच्चों खरीफ का जो टाइम है वो आने का वो है मई से जुलाई के बीच में, और जो इसकी कटाई होती है वो अक्टूबर से सितंबर टू अक्टूबर मंथ में होती है। और इसके अंदर जैसे पैडी हो गया, बाजरा, पैडी एक प्रकार का आप धान कह सकते हो, राइस, ठीक है, बाजरा, तुर मतलब होता है अरहन जो पल्सेस होती है, मेज, मक्का, शुगर केन, गन्ना, ठीक है। इसके अलावा इसके मेजर प्रोड्यूसर जो है वो यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरला। लास्ट है बच्चों ज़ैद, तो ये अप्रैल से जून में उगाई जाती है। एग्जांपल आप वाटरमेलन, मस्कमेलन और कुकम्बर का लिख सकते हो। तो ये तो 3 टाइप्स के हो गए हमारे सीजन वाइज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर क्रॉप्स की जितनी भी हैं, सो आप देख सकते हो कितनी सारी हैं। अब इसके अंदर बच्चों मेजर भी है और फूड ग्रेन्स वाली भी है और नॉन फूड ग्रेन्स वाली भी। हम सभी को कवर अप करेंगे एक एक करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे राइस, व्हीट, मिलेट्स हो गया, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट। अब इसमें एक फ्लो चार्ट में आपको आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कौन किस किस कैटेगरी में है, ताकि आपको एग्जाम में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो सके। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं राइस की। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, दूसरे नंबर पे आता है राइस के मामले में। और ये जो क्रॉप है वो कौन सी है, खरीफ की क्रॉप है, जिसमें टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होना जरूरी है। इसके अलावा ये मोस्ट कल्टिवेटेड है स्पेशली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। तो ये तो हो गया राइस के बारे में। दूसरा है बच्चों व्हीट यानी कि गेहूं। इट इज अ रबी क्रॉप एंड इट शो इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट रिक्वायर अ कूल टेम्परेचर, ब्राइट सनशाइन एंड रेनफॉल की बात करें तो वो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कौन कौन से रीजन में ज्यादा बुआई जाती है, तो स्पेशली गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो ब्लैक सोइल यानी कि आप जानते हो, मैंने पहले ही बताया था सोइल के टाइप्स के अंदर, तो ब्लैक सोइल में हम एक तरीके से कॉटन की भी बात करते हैं, आगे जो आएगा भी जानने को। तीसरा है बच्चों मेज यानी कि मक्का। तो इट यूज्ड एज अ बोथ फूड और फोडर, यानी कि एक तरीके से चारे के भी काम आते हैं और खाने के भी काम आती है। और रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की 21 सेल्सियस से लेकर 25 सेल्सियस के बीच में। और स्पेशली ये एलुवियल सॉइल जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि उपजाऊ मानी जाती है ना, तो यहाँ पर उगाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मिलेट्स, इसके अंदर 3 टाइप्स की आते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रगी हो गया। ये एग्जांपल है मिलेट्स के जो कि इंडिया के अंदर उगाई जाती है और एक तरीके से काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करवाती है।
उसी के अलावा बच्चों पल्सेस यानी दालों के बारे में अगर बात करें तो इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स के मामले में पूरे वर्ल्ड में, जिसमें अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, ये कुछ सेवरल टाइप्स की पल्सेस है जो कि इंडिया में उगाई जाती है और साथ ही ये एक वेजिटेरियन डाइट भी मानी जाती है। इसके अलावा ये कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर इसकी ज्यादा प्रोड्यूसिंग होती है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। यहां से बात करते हैं बच्चों फूड क्रॉप्स के बारे में। तो अभी तो मेजर होगी, अब ये फूड वाली होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर केन यानी कि गन्ने के बारे में। तो ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप मानी जाती है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में इसकी फसल बोई जाती है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 21 से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर की नीड होती है और एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। कौन कौन से स्टेट है स्पेशली अगर कोई याद ना है तो यूपी का जरूर लिख देना, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो यहाँ पे शुगर केन जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। उसी तरह ऑयल सीड्स, ठीक है, सरसों के बीज। द ऑयल सीड कवर अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। कितना ज्यादा यूज हो रहा है, 12% कम नहीं होते बच्चों। दीज आर यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम्स एज वेल एज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी कि जो स्किन पे घाव वाव लग जाते हैं, जलन होते हैं ना, उसके लिए भी काम आते हैं। उसी तरह अगर टी की बात की जाए, सबकी फेवरेट, ठीक है, कॉफी से ज्यादा लोगों को इंडिया में टी ज्यादा पसंद है, मुझे भी। टी कल्टिवेशन इज अ एग्जांपल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज अ इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशों के द्वारा ये लाई गई थी इंडिया में। इट रिक्वायर्स वार्म एंड मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट विद फ्रीक्वेंट शावर ऑल थ्रू द ईयर। तो सारे पूरे साल इसमें जरूरत होती है शावर की। और स्टेट्स की बात की जाए तो असम का नाम ना है ऐसा हो नहीं सकता। इसके अलावा दार्जिलिंग हो गया, उसी तरह वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे मेजर माने जाते हैं प्रोड्यूसिंग टी को लेकर। नेक्स्ट है कॉफी के लेकर बात करते हैं। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफी इज प्रोड्यूस इन इंडिया। इट इज कल्टिवेटेड मोस्टली इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। मेजरली साउथ इंडियन के स्टेट है, यहाँ पे कॉफी ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। और लास्ट है बच्चों हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये वो क्रॉप्स होती है जिसमें फल और सब्जियां इंक्लूड होती है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इन इंडिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कल्टिवेटेड इन अ लार्ज अमाउंट, फॉर एग्जांपल पोटैटोस, पीस, कॉलीफ्लावर, टमाटोज, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप आर सेवरल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रोइंग इन इंडिया। तो ये हॉर्टिकल्चर वाली होगी। तो सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ आपको याद रखने हैं, सो और आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया जाता है। तो लास्ट है बच्चों नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें आएगी फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर में कौन कौन सा आता है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप मानी जाती है इंडिया की। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इट इज ग्रोन ऑन ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में ही कॉटन उगाई जाती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। जूट इज कल्टिवेटेड इन असम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो ये नॉन फाइबर क्रॉप्स के भी याद रखना है आपको। सो ये तो होगी हमारी 11 टाइप की क्रॉप्स के बारे में, जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूडेड था। अगर इन्हें हम कैटेगरी में डिवाइडेड करें फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो ये वाला आप फ्लो चार्ट देख सकते हो। इसमें मेजर क्रॉप्स बताई गई है, फूड, कैश एंड हॉर्टिकल्चर। अब ये जो कैश क्रॉप होती है ना, इसका हार्वेस्टिंग होने के बाद ये डायरेक्ट मार्केट में बेच दी जाती है, इसलिए इसे कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। फूड क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, तो ये ऑयल सीड्स हो गया। कैश में आ गया जैसे टी हो गया, रबर, कॉफी, जूट, कॉटन। इसके अलावा हॉर्टी में वही है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स और फ्लावर, ठीक है। तो इनका जरा ध्यान रखना, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको याद रखा कि कौन किस कैटेगरी में देखने को मिलता है। इसके अलावा जितनी भी हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा अभी तक, अगर उनके क्लाइमेट कंडीशन को लेकर बात की जाए तो इस इंडेक्स से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। जैसे कि इस लिस्ट में आपको क्रॉप्स के नेम दे रखे हैं, कब ये उगाई जाती है, कब इनकी कटाई होती है, टेम्परेचर की कितनी नीड होती है, रेनफॉल पर एनम कितना चाहिए होता है और कौन कौन से स्टेट में ये प्रोड्यूस की जाती है। तो इस कैटेगरी से भी आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे राइस हो गया, बड़ा सिंपल सा हो गया, जून जुलाई में उगाई जाती है, सितंबर अक्टूबर में कट की जाती है। टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए
और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होना ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब प्रोड्यूसिंग इसके स्टेट माने जाते हैं। उसी तरह अगर वीट की बात करें तो नवंबर दिसंबर में, अप्रैल मई में काटी जाएगी और इतना टेम्परेचर की नीड होगी। और जो प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार हो गए। मेज का भी ऐसी है, यहाँ पे सभी के दे रखे हैं, शुगर केन, टी हो गया, कॉटन, जूट। तो ये कुछ कैटेगरी है, आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे रिफॉर्म को लेकर। वो कौन कौन से? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर फील्ड। अब देखते क्या क्या बताया गया है। मोर देन 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। मैंने अभी आपको बताया था ना कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन में भी हर एक सेक्टर जब लॉस में था तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर था जिसने हर एक फैमिली को फूड्स प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि वो प्लस में था। क्योंकि इसलिए बच्चों हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सच एज कलेक्टिवलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये सारी कुछ प्रायोरिटीज प्रोवाइड करवाई गई थी ताकि एग्रीकल्चर फील्ड में रिफॉर्म लाया जा सके। 1617 के डिकेड में टेक्निकल रिफॉर्म ला गए थे। फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि एक तरीके से कल्टीवेशन के लिए लाई गई थी, और व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड लाई गई थी, जिससे कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के अंदर भी हमें रिफॉर्म देखने को मिला। उसी तरह बच्चों 1980 एंड 1990 के डिकेड में वेरियस टाइप के कुछ स्टेप लिए गए थे। फॉर एग्जांपल क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर एट लोअर रेट प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये कुछ ऐसी स्कीम थी जिसमें गवर्नमेंट एक तरीके से फुल सपोर्ट करना चाह रही थी फार्मर्स के डेवलपमेंट को लेकर, ताकि उनको हर एक टाइप के फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर वेयर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, ताकि फार्मर्स को वेदर की जानकारी मिल सके और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम से भी उनको ज्यादा नॉलेज मिल सके, ताकि वो अपना जो भी कल्टीवेशन करे और बेटर तरीके से कर सके। और साथ ही किसानों को हेल्प करने के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बेनिफिशियल एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस लाए गए थे, जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट क्रॉप से रिलेटेड है, ताकि जो एक तरीके के जो स्पेक्टेक्युलर और मिडल मैन है ना, इनसे फार्मर्स को बचाया जा सके, क्योंकि मिडल मैन का काम करते हैं कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज इनके पास भी रहता ही है। ठीक है, तो ये सारे रिफॉर्म लाए गए थे एग्रीकल्चर फील्ड में स्पेशली फॉर फार्मर्स के लिए। होप सो कि टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सो देखिए 2010 और 11 में 52% ऑफ टोटल वर्क फोर्स ऑफ इंडिया वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। तो फार्म सेक्टर के अंदर ही कम से कम 52%, ये कम नहीं है, अच्छा खासा है। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, बट इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। क्योंकि समटाइम हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि लोग ज्यादातर डिपेंडेबल है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि लार्ज एरिया है ना और विलेजेस की कमी है नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन रूरल सेक्टर के अंदर ही एग्रीकल्चर किया जाता है, अर्बन सेक्टर में भी किया जाता है, लेकिन बस परसेंटेज में थोड़ा वो कम रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो देखिए बच्चों, द गवर्नमेंट डिजाइन नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी टू एवरी सिटीजन, कि भैया खाना नहीं होगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लाती रहती है। जो फूड सिक्योरिटी है इसके अंदर भी हमने 2 टाइप के कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था। नंबर 1 बफर स्टॉक, और सेकंड था, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। सो बच्चों, जो एफसीआई है यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्यूरिंग एंड स्टॉक के लिए फूड ग्रेन्स के। उसी तरह जो पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये फूड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीडीएस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल कमोडिटी एट सब्सिडाइज्ड प्राइस इन रूरल एंड अर्बन एरिया। कम से कम प्राइजेस में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्रोवाइड करवाना, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस
के ही रूप में जानी जाती है। तो इस चीज का भी जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों हम द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, वो क्या क्या है? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल प्राइस। इसके अलावा द पुअर शुड हैव एक्सेस टू फूड, हर गरीब से गरीब इंसान को खाना मिल सके। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक, एक फिक्स प्राइस कर दिया जाए ताकि आगे चल के कभी भी स्टॉक में कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। लास्ट बच्चों हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए क्या बताया गया, ग्लोबलाइजेशन इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, यानी कि जब ब्रिटिशर यहां पे इंडिया में थे, जो हमारे पर रूल कर रहे थे, उस समय से ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट है। बस फर्क सिर्फ इतना है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन वाज एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कॉटन उस समय एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड के अंदर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि कॉटन काफी अच्छा माना जाता है। आफ्टर 1990 द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस अंडर ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि 1991 में ही बच्चों हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और साथ ही प्राइवेटाइजेशन, ये रिफॉर्म किए थे इकोनॉमिक के अंदर, जिससे कि कहीं ना कहीं एक और नया चैलेंज सामने आया था फार्मर्स के लिए। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया आर नॉट एबल टू compete विद द डेवलप्ड कंट्री बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री, क्योंकि यहाँ के जितने प्रोडक्ट है और बाहर के जितने प्रोडक्ट है उनमें काफी जमीन आसमान का फर्क था। सो इसलिए ये चैलेंजिंग के लिए थे ही नहीं। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रेवोल्यूशनिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नाउ अ डेज। तो आज के समय आप जानते ही कि एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी और साइंस का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उसे एक मॉडर्नाइजेशन का रूप दिया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर में हमें एक तरीके से रिफॉर्म देखने को मिल सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज आल्सो इन फैशन दीज डे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मोड केमिकल्स सच एज अ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कीटनाशक। Hence, it does not affect environment in negative manner. Indian farmers should diversify their cropping pattern from grain to high value crop, which will increase income and reduce environmental degradation cumulatively. So कहने का मतलब यही है कि फार्मर जो है वो डिफरेंट टाइप की भी क्रॉप को है वो अच्छे से सोइंग कर पा रहे हैं ताकि वो मोर इनकम जनरेट कर सके और अपना जो सर्वाइवल है वो बेस्ट कर सके। इट मीन्स कि जो फार्मर है वो किसी सिंगल क्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि वो भी मल्टीपल क्रॉप्स उगा रहे हैं ताकि उनकी जो इनकम है और ज्यादा जनरेट हो सके और उनका लाइफ भी काफी अच्छे तरीके से सर्वाइव वो कर सके। सो ये था बच्चों ओवरऑल हमारा ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ इस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ा। और इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर होता है कंप्लीट, जो कि काफी इजी ही कह सकते हैं। बस हमें याद रखना है डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के सीजन्स के बारे में और साथ ही इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि कौन सी जगह पे किस टाइप की जो क्रॉप है वो उगाई जाती है, कब उनकी हार्वेस्टिंग होती है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या स्पेशलिटीज़ है डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स में, कौन सी फूड वाली है, कौन सी नॉन फूड वाली है, कौन सी फाइबर वाली है। बस इन चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस लेसन से ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।